प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्लूरल इफ्यूजन की बात कर ली थी। अब एम्पायमा की बात कर लेते हैं। एम्पायमा में जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुकी थी कि इसमें क्या एम्पायमा में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ पस होती है इन द प्लूरल स्पेस में। ठीक है, अब ये जो है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम लोग इसका स्पूटम देखें तो प्रूलेंट स्पूटम होता है इसका। क्योंकि प्रूलेंट स्पूटम होगा माइक्रोस्कोपिकली के लिए देखेंगे ना, तो इसमें हमें जो है ना न्यूट्रोफिल्स एंड द ल्यूकोसाइट्स जो है ना बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बेसिकली जो एम्पायमा है ना, मे बी जो है ना स्मॉल हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा एक पार्ट इन्वॉल्व कर रहा हो लंग का छोटा सा, या फिर जो है ना पूरे लोब को जो है ना कवर कर रहा हो। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो है एम्पायमा में ना मे बी लॉक्यूलेटेड हो या फिर इंसाइस्टेड भी हो सकता है। मेनली जो है ना हम लोगों को एम्पायमा जो है ना यूनिलेटरली मिल रहा होता है, लेकिन बायलेटरल भी मिल सकता है। अब बेसिकली इसका क्या कॉज है? एम्पायमा ना बेसिकली हमारे पास बैक्टीरियल नमूनिया की वजह से हो रहा होता है, टीबी की वजह से हो रहा होता है, कोई भी सेकेंडरी टू द अदर इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा होता है, मे बी कोई सर्जरी की वजह से हो रहा हो या ट्रॉमा की वजह से हो रहा हो, या फिर कोई ना ईसोफिजियल रप्चर हुआ हो, या फिर जो है ना ईसोफिजियल रप्चर हुआ हो, या फिर कोई ना कोई सबफ्रेनिक एब्सिस का रप्चर हुआ हो, जिसकी वजह से जो है ना एम्पायमा जो है ना हो रहा है। ठीक है, सबफ्रेनिक एब्सेस का जो है ना रप्चर हो रहा हो, इस वजह से भी ना एम्पायमा हो सकता है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ना, कोई भी प्लूरल स्पेसीज जो है ना, अगर एम्पायमा जो है ना हमारे पास बेसिकली जो कलेक्शन है ना ये प्लूरल स्पेस में, मे बी ये ऐसा भी हो सकता है कि रप्चर होके जो है ना रप्चर होके ब्रोंकस में चले जाए। रप्चर होके जब ये ब्रोंकस में जाएगी ना, तो हमारे पास क्या क्या कॉज करेगी, ये कॉज करेगी ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला। ठीक है, अगर यही जो पस है ना हमारे पास एम्पायमा की, ये अगर रप्चर होके हमारे पास क्या कॉज कर सकती है, पायोनियोमोथोरेक्स कॉज कर सकती है। मे बी ये जो रप्चर होके ना ये जा सकती है कि चेस्ट वॉल के अंदर जाके सबकुटेनियस एब्सेस की फॉर्मेशन कर दे, तो हम लोग इसको कहते हैं एम्पायमा नेसेसिटेंस। अगर जो है एम्पायमा की हमारे पास जो पस है वो रप्चर होकर ब्रोंकस में जाएगी, तो करेगी ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। अगर जो है ना वो हमारे पास एयर के साथ मिल जाएगी तो हमारे पास कर देगी पायोनिमोथोरेक्स। और अगर हमारे पास वो चेस्ट वॉल को के ट्रैक को पेनिट्रेट कर जाएगी, तो फिर सबकुटेनियस एब्सेस फॉर्म करेगी या साइनस, तो हम लोग उसको कहेंगे एम्पायमा नेसेसिटस। तो आप लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो है ना एम्पायमा की कॉम्प्लिकेशंस है। अगर पूछा जाए कि आप कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एम्पायमा की, तो कहेंगे ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला, पायोनिमोथोरेक्स और द एम्पायमा नेसेसिटस। अच्छा, क्लिनिकली हमें जो है ना क्या फ़ीचर्स मिलेंगे इसके, अगेन सेम हमारे पास फ़ीचर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे पास जो है ना इसमें सिस्टमिक फ़ीचर्स भी कुछ मिल रहे होते हैं अलॉन्ग विद द प्लूरल फ़ीचर्स। तो पहले हम लोग सिस्टमिक फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। हम लोग को पायरेक्सिया मिलेगा। बेसिकली पायरेक्सिया फीवर जो है ना यूजुअली हाई ग्रेड होगा और रेमिटेंट होगा। ठीक है, रेमिटेंट मतलब कभी बेस लाइन तक पहुंच जाता है फिर दोबारा चढ़ जाता है। ठीक है, पायरेक्सिया होगा, राइगर्स होंगी, स्वेटिंग होगी, मेलेज होगा और वेट लॉस की हिस्ट्री होगी। ठीक है, और जो हमें जो है ना ल्यूकोसाइटोसिस मिल रही होगी, अगर CBC कराएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस मिल रही होगी और हाई C रिएक्टिव प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके कुछ लोकल फीचर्स की बात करें, तो लोकल फीचर्स में अगेन हमें वही मिलेगा जो हमें प्लूरल फ्यूजन में मिल रहा था। प्लूरल पेन हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गई, कफ हो गया, स्पूटम जो हमने बात करी, अगर बैक्टीरियल नमूनिया की वजह से हो रहा था, हमने कहा था कि प्रूलेंट स्पूटम मिलेगा हम लोग को। ठीक है, प्लूरल स्पूटम हो गया, और हमें जो है ना कुछ वही साइंस मिलेंगे जो हमें प्लूरल इफ्यूजन में मिल रहे थे। लेकिन मेनली हमने याद रखना है कि सिस्टमिक फीचर्स भी हमें मिलते होते हैं एम्पायमा में। ठीक है, अब हम लोग इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं। बेसिकली क्या इन्वेस्टिगेशंस है जो हम कराएंगे, अगेन चेस्ट एक्सरे कराएंगे। इसमें चेस्ट एक्सरे में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। चेस्ट एक्सरे में ना हम लोग को एक डी शेप शेडो मिलेगा। डी शेप शेडो मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ कि हम किस डीप शेप शेडो की बात कर रहे हैं।
दिस इज़ द डी शेप शेडो। मिनट फोकस कर लेते हैं हम। ये देखें, दिस डी शेप शेडो मिलेगा हम लोग को, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा, डी शेप शेडो मिलेगा, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हम लोगों ने क्या क्या कहा कि एक मेजर डी शेप शेडो मिलेगा। अगर जो है ना इस चेस्ट एक्सरे में हमारे पास एक फ्लूइड या एयर वगैरह प्रेजेंट होती ना, तो हमें एक चेस्ट एक्सरे में एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन मिलती, ठीक है। फिर हम लोग उसको कह देते कि ये है पायोनीमोथोरैक्स, मतलब कि इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है पायोनीमोथोरैक्स वाली एम्पाइमा की वजह से, ठीक है। एक फ्लूइड लाइन मार्क सा मिलेगा इसमें। तो हमने कहा ना कि वैसे अगर एम्पाइमा को तो डी शेप्स शेडो मिलेगा, लेकिन अगर एयर के साथ मिल रही है इसकी कॉम्प्लिकेशन, तो हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी जो डिमार्केट करेगी यहाँ पे फ्लूइड के साथ एयर भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चेस्ट एक्सरे के बाद जो है ना हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग करते होते हैं अल्ट्रासाउंड। जैसे कि हमने पहले भी प्लूरल फिजियोलॉजी में कहा था कि अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड का क्या काम होगा, अल्ट्रासाउंड जो है ना प्लूरल थिकनिंग, अल्ट्रासाउंड जो है ना हमारे पास प्लूरल थिकनिंग बताएगी कि किस तरह की थिकनिंग है, और हमें ना फ्लूइड का बताएगी कि मल्टीलोक्यूलेटेड है, बेसिकली उसकी एक्चुअल साइड बताएगी जहाँ से हम लोग जो है ना उसकी मैनेजमेंट करेंगे, कहाँ है ये बताएगी हम लोग को, ठीक है। और कितनी अटैचमेंट है इसकी। और अल्ट्रासाउंड या भी करा सकते हैं या फिर सीटी भी करवाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कोई सेप्टेशंस तो नहीं है, एडिशंस तो नहीं हो रही। लेकिन आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जहाँ किसी भी सिनेरियो में जहाँ भी हमारे पास सेप्टेशंस का, एडिशंस का, लॉक्यूलेशंस का या एडिशंस का नाम जिक्र होगा चेस्ट एक्सरे में, तो आपने याद रखना है ये हमेशा एम्पाइमा में ही मिलेंगी। सेप्टेशंस, लॉक्यूलेशंस, एडिशंस एंड चेस्ट एक्सरे, इसका क्या कॉज होगा, इसका एक कॉज होगा कि एम्पाइमा कॉज है इसका। तो आपने याद रखना है कि की पॉइंट याद रख लेंगे, एम्पाइमा में ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब जो है ना हमने कहा था जो फ्लूइड मिलेगा हम लोग एस्पायरेट भी कर सकते हैं। सीटी अल्ट्रासाउंड और सीटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट होती है एस्पायरेशन, ठीक है। एस्पायरेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो है ना अगर थिक होगा और टर्बिड पस होगी तो ये तो कंफर्म कर देगा ना कि ये एम्पाइमा है। लेकिन एक और चीज़ है कि एम्पाइमा में हमारे पास कौन सा फ्लूइड होता है, कौन सा हमारे पास एक्सुडेटिव फ्लूइड होता है। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे कि एक्सुडेटिव, जो हमने एस्पायरेट करा है ना उसमें हमारे पास जो है ना सबसे मेन बात क्या होगी, जो उसका फ्लूइड का ग्लूकोज लेवल होगा ना वो हमारे पास होगा 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, ठीक है। दूसरी बात लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ना उसमें होगा हमारे पास मोर देन 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। और तीसरी बात ये है जो पीएच है ना हमारे पास उस फ्लूइड का लेस देन 7.0 होगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक्सुडेटिव हमारे पास एम्पाइमा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हम क्या करते हैं, अगर अब हमें ये पता करना है कि इसका अंडरलाइन कॉज क्या है इस एम्पाइमा का। मे बी टीबी की वजह से हो रहा हो, मे बी नमूनिया की वजह से हो रहा है, या अदर कॉजेज़ की वजह से हो रहा हो। तो अगर हम लोग टीबी की बात करें तो हमें अब तो पता चल गया हमें एक्सुडेटिव है। अब हम लोग टीबी और नॉन ट्यूबरकुलस डिसीज़ में कैसे डिफरेंस करेंगे, तो हम जो एक्सपायरेट किया हुआ फ्लूइड होगा ना या तो प्लूरल बायोप्सी कर लेंगे, ठीक है। बायोप्सी करेंगे तो हिस्टोलॉजी और कल्चर और न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है ना, जो नाट टेस्ट होता है वो करेंगे, जो कि कंफर्म कर देगा हमारे पास कि ट्यूबरकुलोसिस ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है या एंटी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ठीक है। अब हम लोग इसकी फटाफट मैनेजमेंट कर लेते हैं। मैनेजमेंट में ना बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है मैनेजमेंट में पस है तो पस को तो निकाले बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे कि पस को रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ पस। अब रिमूवल ऑफ पस कैसे होगी, बेसिकली वाइड हम बोलेंगे वाइड बोर इंटरकॉस्टल ट्यूब डालेंगे, वाइड बोर इंटरकॉस्टल ट्यूब। अब कहीं भी इंटरकॉस्टल ट्यूब नहीं डाल देनी, जैसे कि हमने सीटी स्कैन और वो अल्ट्रासाउंड कराया तो वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता देगी ना कि कहाँ पे है एम्पाइमा पस कलेक्शन का। तो हम लोग वहाँ पे वाइड बोर इंटरकॉस्टल ट्यूब प्लेस करेंगे और वहाँ से एस्पायरेट कर लेंगे, ठीक है, एम्पाइमा को। अब जो है ना अगर बहुत ज़्यादा थिक पस है
और वो नहीं एक्सपायरेट हो पा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, फिर हम उसके जो अंडरलाइन कॉज है ना उसको तो ट्रीट करेंगे हम लोग। जैसे उसके लिए हम लोग देंगे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। लेकिन डिस्पाइट के एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं हम लोग और वाइट बोन इंटरकॉस्टल ट्यूब भी डालें, फिर भी कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन में हम लोग बेसिकली ताकि हम पायमा को रिमूव कर सके, और जो एडिशंस या सेप्टेशंस हो रही है ना जिसकी वजह से एस्पायरेट नहीं हो पा रहा फ्लूइड, बस एस्पायरेट नहीं हो पा रही, रिजॉल्व नहीं हो पा रही एंटीबायोटिक से भी, तो फिर हम लोग जो है ना ताकि वो खुल जाए और टूट जाए, और फिर हम लोग सर्जिकली जो है ना उस पस को ड्रेन कर दें। कुछ जगह पे ये भी आता है कि ना हम लोग सर्जिकल डिकॉर्टिकेशन करते हैं लंग की, ताकि जो है ना ग्रॉस थिकनिंग और विसरल फ्लोरा जो है ना उसको प्रिवेंट कर सके। बस आपने मैनेजमेंट में याद रखना है कि हमारा क्या काम है, मेन काम है हमारा रिमूवल ऑफ पस। अब इसको कैसे करेंगे, वाइट बोर इंटरकॉस्टल ट्यूब डाल के और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में ना हम लोग दे रहे होते हैं कोएमोक्सिक्लाव दे रहे होते हैं, सेफ्रोक्सामाइन दे रहे होते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे रहे होते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों से रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है, डेट्स इट। कुछ भी आप लोगों को कुछ पूछना हो अकॉर्डिंग टू द एम्पायर में, तो आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेट्स